हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सनी कुमार और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल एंड कोरोजन प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ये सारे प्रॉपर्टीज डिस्कस करना लास्ट लेक्चर में रह गया था। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किया था काफी डिटेल में। तो चलिए आज शुरू करते हैं, इन प्रॉपर्टीज को डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहला है हमारा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज मैंने इन शॉर्ट आपको समझाया था जब प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और सेरामिक्स और पॉलीमर्स जब पढ़ रहे थे। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है क्या वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है या नहीं। अगर कोई मटेरियल है तो अगर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है तो हम बोलते हैं वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। अगर कोई मटेरियल है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है तो हम बोलते हैं वो नॉन कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर मटेरियल है, इंसुलेटिंग मटेरियल है। तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का मतलब है, सपोज कीजिए किसी मटेरियल का हमारे पास वायर है, उस वायर से अगर इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को फ्लो करवाएं तो वो कितना आसानी से उस वायर से फ्लो करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को चला जाए, वही उसका ईजीनेस है फ्लो का, करंट का। जितना ईजिली वो फ्लो कर सकता है उस वायर से करंट, उतना ही अच्छा वो कंडक्टिंग मटेरियल होगा, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट कर सकता है। और अगर किसी मटेरियल में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो ना कर पाए तो हम बोलेंगे कि इस मटेरियल में इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो नहीं कर पा रहा है, यानी ये मटेरियल जो है वो काफ़ी अच्छा कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का। ये एक इंसुलेटर की तरह काम करेगा, यानी इसमें कुछ रेजिस्टेंस है जो रोक रहा है इसके फ्लो को, करंट के फ्लो को रोक रहा है। यानी इसका कुछ एक अलग प्रॉपर्टी है जिसके वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को, करंट के फ्लो को रोक रहा है उस मटेरियल में। अगर एक यूनिट क्रॉस सेक्शन में अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, करंट फ्लो कर रही है, वो इलेक्ट्रिसिटी या करंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कितना ज़्यादा उसका लॉस हुआ। अगर पॉइंट ए पर उसका जो मैग्नीट्यूड था वो कुछ, अगर पॉइंट ए पर उसका जो मैग्नीट्यूड था करंट का वो ए अमाउंट था और पॉइंट बी पे जाके उसका अमाउंट बी हो गया, जो कि बी बहुत ही लेस है ए से, तो हम कहेंगे कि बहुत ही ज़्यादा करंट का फ्लो करने में इस मटेरियल से लॉस हो गया। पर वही अगर हम ऐसा मटेरियल लें जो आसानी से फ्लो करने देता है, जिसमें रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टी बहुत कम है, तो हम देखेंगे कि ए पॉइंट पे जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक करंट का वही बी पॉइंट पे लगभग लगभग या अप्रॉक्सीमेटली कहेंगे कि उतना ही मैग्नीट्यूड यहाँ पे भी प्रेजेंट है करंट का। तो हम बोलेंगे कि ये मटेरियल जो है इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से अपने अंदर से फ्लो करने देता है, तो ये गुड कंडक्टिंग है या गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अब हम लोग कंपेयर करते हैं कि मेटल, सेरामिक्स और पॉलीमर में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर कौन होता है और कौन एज ए इंसुलेटर काम करता है, यानी किस मटेरियल में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर होता है जब इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, करंट पास करता है तो, और कौन सा मटेरियल है जो अपने अंदर से बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देता है। तो सबसे पहले हमारा मेटल, जो कि आप इजिली एग्जांपल से समझ सकते हैं कि घर में हमारा जो वायरिंग होता है, वायर जो हमारा होता है, वायरिंग में हम देखते हैं कि हम लोग मेटल का यूज करते हैं। जनरली जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी का जो वायर होता है वो जो है कॉपर मेटल का होता है, क्योंकि कॉपर एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। बेस्ट कंडक्टर नहीं है पर बहुत ही अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि हम लोग कोई भी चीज देखते हैं तो वो इकोनॉमिकल भी देखते हैं कि वो इकोनॉमिकल है कि नहीं, उस कितने खर्च पे आ रहा है। वैसे सबसे बेस्ट कंडक्टर है हमारे इलेक्ट्रिसिटी का मेटल में सिल्वर, पर सिल्वर काफी ही महंगा है, कॉस्टली मेटल है, तो हम लोग इतना इजीली कॉमन पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ही सस्ता मेटल है, तो हम लोग जनरली जो घर में वायर यूज करते हैं वो कॉपर का बना होता है। तो ये दो एग्जांपल से हम लोग ये समझ सकते हैं कि मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ज्यादातर मेटल, मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है रो इंटू एल अपॉन ए। यहाँ पे आर जो है हमारा वो रेजिस्टेंस है,
रो जो है वो रेजिस्टिविटी है, एल जो है लेंथ है उस अगर कोई वायर है उसका, और अगर ए है वो उस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो ये है रेजिस्टिविटी जिसको हम रो से डिनोट करते हैं। रेजिस्टिविटी एक प्रॉपर्टी है मटेरियल का, वो प्रॉपर्टी जो कि करंट के फ्लो को रोकता है, करंट को आसानी से फ्लो नहीं करने देता है। ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है मटेरियल का। तो रो जिसका ज्यादा होगा उस मटेरियल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो आसानी से नहीं कर सकता है। तो रो का वैल्यू जितना ज्यादा होगा वो मटेरियल जो है उतना ज्यादा इंसुलेटर होगा। रेजिस्टिविटी के ही अपोजिट को हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी, यानी कि 1/रो इज इक्वल टू सी, यानी कि कंडक्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल। तो अगर किसी मटेरियल में रेजिस्टिविटी जितना ज्यादा होगा उसका कंडक्टिविटी क्या होगा, उतना ही कम होगा, वो उतना ही बैड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। और जितना ही ज्यादा कंडक्टिविटी होगा उस मटेरियल का उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत ही कम होगा। तो बिल्कुल आपस में दोनों अपोजिट टर्म्स हैं। तो अगर सेरामिक्स की बात करें तो सेरामिक्स जो है हमारा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, उससे आसानी से करंट पास नहीं कर सकती। कोई भी मटेरियल का आप एग्जांपल लेते हैं, सैंड का, कंक्रीट का, किसी ऑक्साइड्स का, नाइट्राइड्स का, ग्लास का, ये सारे मटेरियल क्या हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, यानी इंसुलेटर की तरह एक्ट करते हैं। और इसी की वजह से ये इलेक्ट्रिकल वायरिंग के ऊपर में एज अ कवर यूज होते हैं ताकि हमें शॉक या करंट ना लगे जब हम उस इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के टच में आ जाए बाय इंसिडेंस। और सेरेमिक्स के ही तरह हमारे पॉलीमर्स भी जो हैं, जो मटेरियल्स हैं हमारे, प्लास्टिक्स हो गए, नाइलन हो गए, पॉलिस्टर हो गए, पॉलीथीन हो गए, ये सारे जितने भी मटेरियल्स है पॉलीमर्स के भी, ये भी एज एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर ही एक्ट करते हैं। यानी इनमें रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होता है, रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी को अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज क्या होता है, सपोज कीजिए कि कोई हमारा मटेरियल है, वो मटेरियल जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, यानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। उसमें भी दो केस अराइज होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता हो और चार्ज को भी स्टोर करके रख सकता है, या फिर एक तरह का और मटेरियल होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता हो पर चार्ज को स्टोर करके वो नहीं रख सकता है। तो जो चार्ज को स्टोर करके रख सकते हैं मटेरियल्स, वही मटेरियल्स के पास हम बोलते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक का प्रॉपर्टीज है। तो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल जो है एक खास तरह का मटेरियल है जो कि सेरामिक्स मटेरियल होता है, जिसको क्वार्ट्ज भी कहते हैं, SiO2। वो जो है एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यानी पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। पीजो इलेक्ट्रिक का मतलब क्या है, सपोज कीजिए कि हम लोग अगर पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल को लेते हैं तो अगर उसको खींचते हैं या टेंसाइल फोर्स देते हैं या स्ट्रेस देते हैं उसको, तो क्या होगा, उसके अंदर जो है टेंशन क्रिएट होगा, और वो टेंशन की वजह से क्या होगा, उसके इंड्स के अक्रॉस, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर लेंथ का हम लोग वो मटेरियल लिए हुए हैं और उसको आप टेंसाइल फोर्स दे रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं उसको, तो उसके इंड्स के अक्रॉस, जो इंड्स है उसका दो, उस इंड्स के अक्रॉस हम लोग देखेंगे कि एक वोल्टेज जनरेट हो गया है। कि वो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड बहुत ही कम होगा, मिली वोल्ट में होगा, पर फिर भी ऑब्जर्व किया जाता है कि पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल को अगर हम स्ट्रेस देते हैं या फिर इलोंगेट करते हैं, उसको खींचते हैं, तो हम उसके इंड्स के अक्रॉस एक वोल्टेज देखते हैं या वोल्टेज जनरेट हो जाता है। और ये खास तरह का प्रॉपर्टी है मटेरियल का, इसे ही बोलते हैं हम पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है वो मटेरियल। तो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई मटेरियल है ऐसा जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और वो चार्ज को स्टोर कर सकता है, तो वो क्या करेगा, वो वहां पे इलेक्ट्रिक का प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होगा। यानी कि उसको स्ट्रेच करें या फिर उसको फोर्स दें, लोड दें, तो वो अपना जो अंदर में स्टोर जो चार्ज है उसके कारण वो वोल्टेज जनरेट कर देगा। तो अगर हम मेटल्स में बात करें, सेरामिक्स में बात करें, पॉलीमर में बात करें, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है जनरली जो है हम सेरामिक्स मटेरियल को देखते हैं, वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का काफी अच्छा प्रॉपर्टी उनमें प्रेजेंट होता है। मेटल्स जो है कंडक्टर होते हैं और प्योर कंडक्टर होते हैं, चार्ज स्टोर करके रखने का एबिलिटी उतना ज्यादा नहीं होता, वो प्योर कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा तो बिल्कुल ही फ्लो कर जाएगा, स्टोर नहीं करेगा। पर हमारे सेरामिक्स मटेरियल्स हैं, जैसे मैंने भी बताया क्वार्ट्ज एक मटेरियल है, ये सारे मटेरियल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और स्टोर करके चार्ज को रख लेते हैं, ये खास प्रॉपर्टी है इनका। और पॉलीमर में भी ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जो इस तरह का प्रॉपर्टी शो करता है। तो सेरामिक्स मटेरियल ऐसा मटेरियल है जिसमें हमें डाइलेक्ट्रिक का प्रॉपर्टी ज्यादातर दिखता है।
तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में दो तरह के भी प्रॉपर्टीज होते हैं, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अगर हम लोग देखते हैं सेरेमिक्स का, मेटल का या फिर पॉलीमर का, तो कुछ मटेरियल्स मेटल में पाए जाते हैं जो कि पैरामैग्नेटिक होते हैं, कुछ डायामैग्नेटिक होते हैं। ये सारे उनके इंटरनल किस तरह से इलेक्ट्रॉन का कन्फिग्रेशन है, एटॉमिक अरेंजमेंट उनका कैसा है, इन सब पे डिपेंड करता है उनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो जैसे कि हमारा टीन हो गया, वेनेडियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, आयरन हो गया, ये सारे एलिमेंट्स में, ये सारे मेटल्स में जो है हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखने को मिलता है। यानी ये जो है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं या पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। इनके अलावा बहुत सारे मेटल्स हैं जिनमें हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं होता है, उनमें हमें पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं होगा, डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो होगा। डायामैग्नेटिक मतलब वो मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में आकर अट्रैक्ट या रिपेल जो उनका बिहेवियर होता है वो शो नहीं करते हैं। जो भी मैंने मेटल्स अभी बताया, वेनेडियम, टीन, कोबाल्ट, आयरन, ये सब, निकल, ये सारे जो एलिमेंट्स है, ये सारे जो मेटल्स है, यही सारे जो हैं पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाते हैं। बाकी जो भी मेटल्स हैं या फिर सेरामिक्स हैं सारे या फिर पॉलीमर्स हैं सारे, ये सारे जो है डायामैग्नेटिक होते हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर शो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन, ये सारे प्रॉपर्टीज जो है हम देखेंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे मटेरियल्स हैं हमारे पास जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं और बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को शो नहीं करते हैं या फिर उनमें वेरिएशन पाया जाता है। किसी में कोई प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, किसी में कोई प्रॉपर्टी बहुत ही कम। जैसे कि हमारा मेटल होता है, मेटल का जो सरफेस आप देखेंगे तो बहुत ही शाइनी अपीयर होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो रिफ्लेक्शन बहुत अच्छे से होता है, उनसे लाइट का रिफ्लेक्शन बहुत अच्छे से होता है, इसी कारण उनका सरफेस जो है हमारा काफ़ी शाइनी अपीयर होता है। लेकिन वही हम सेरामिक्स की बात करें या पॉलीमर की बात करें तो उनका सरफेस डल दिखाई देता है, उतना शाइनी अपीयरेंस उसमें नहीं रहता है या फिर लस्ट्रस अपीयरेंस उसमें देखने को नहीं मिलता। तो इसी वजह से है क्योंकि हमारा मेटल का जो प्रॉपर्टी है, जो पॉलीमर का प्रॉपर्टी है, जो सेरामिक्स का प्रॉपर्टी है, वो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी तीनों का बहुत ही अलग अलग है। मेटल का ऑप्टिकल प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छा होता है, इसीलिए उनके सरफेस जो है काफी शाइनी लस्ट्रस अपीयरेंस शो करते हैं। पर हमारे सेरामिक्स होते हैं या फिर पॉलीमर होते हैं वो बहुत ही डल होता है उनका सरफेस। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैं वो लाइट को क्या करेंगे, अपने सरफेस से रिफ्लेक्ट होने देंगे और कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो एब्जॉर्ब भी करेंगे या फिर रिफ्रैक्ट भी होगा उनके अंदर। और उसी तरह से हमारा सेरामिक्स का मटेरियल, पॉलीमर का मटेरियल है, तो पॉलीमर के मटेरियल में जनरली ये देखने को मिलता है कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कम करते हैं और एब्जॉर्ब जो है वो ज़्यादा करते हैं। तो वो एब्जॉर्ब ज़्यादा करते हैं तो उनका सरफेस ऊपर से उतना शाइनी नहीं दिखेगा क्योंकि रिफ्लेक्शन में कम हो रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा कोरोजन का प्रॉपर्टी। कोरोजन का प्रॉपर्टी मैंने शॉर्ट में बताया था आपको, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पढ़ रहे थे, सेरामिक्स पढ़ रहे थे, पॉलीमर पढ़ रहे थे। तब कोरोजन मतलब होता है कि अगर आप एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में उस मटेरियल को छोड़ देते हो तो वो मटेरियल रिएक्ट करता है उस इन्वायरमेंट से या नहीं रिएक्ट करता है, उसी से पता चलता है कि वो कोरोजन प्रॉपर्टी शो करता है कि नहीं। अब वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कुछ भी हो सकता है, वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो सकता है कि एयर हो सकता है कि वाटर हो सकता है कि दोनों हो, एयर और वाटर यानी मॉइस्चर हो, दोनों का मिक्सर हो। एसिड के इन्वायरमेंट में वो कैसे रिएक्ट करता है या और भी कोई केमिकल है उसके इन्वायरमेंट में वो कैसे रिएक्ट करता है। तो इन सारे फैक्टर्स के ऊपर कोरोजन का प्रॉपर्टी डिपेंड करता है। तो सबसे ज्यादा कोरोजन जो है वो हमको देखने को मिलता है मेटल्स में और उसके बाद पॉलीमर में, और सबसे कम कोरोजन हमें देखने को मिलेगा सेरामिक्स मटेरियल में। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने सेरामिक्स में बहुत ही डिटेल में समझाया था कि सेरामिक्स का सबसे कम जो है वो कोरोजन प्रॉपर्टी इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि वो ऑलरेडी रिएक्ट हो चुका है एनवायरनमेंट से। मैंने बताया था कि जो ऑक्साइड्स होते हैं, नाइट्राइड्स होते हैं, कार्बाइड्स होते हैं, वो सारे पहले ही ऑक्सीजन से रिएक्ट कर चुके हैं, नाइट्रोजन से रिएक्ट कर चुके हैं और कार्बन जो प्रेजेंट है हमारा इन्वायरमेंट में उससे रिएक्ट कर चुके हैं। तो वो एक तरह से स्टेबल फॉर्म में अब आ गए हैं, वो अब फर्दर इतना जल्दी रिएक्ट नहीं करेंगे। उनको हार्श इन्वायरमेंट चाहिए, काफी ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, काफी ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा, तब वो जाके फर्दर रिएक्ट करेंगे। नॉर्मल टेम्परेचर में वो ऑलरेडी रिएक्ट किए हुए हैं,
तो इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा स्टेबल है मेटल और पॉलीमर ये सब के कंपैरिजन में। मेटल क्या है, मेटल प्योर फॉर्म में इसीलिए नहीं मिलता है क्योंकि वो बहुत ही जल्दी इन्वायरमेंट से रिएक्ट कर जाता है, यानी कोरोजन का प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा होगा हमारे मेटल्स में। वो जल्दी ही ऑक्साइड्स बन जाते हैं, वो जल्दी ही कार्बाइड बन जाएगा, नाइट्रोजन से रिएक्ट कर लेगा, नाइट्राइड बन जाएगा। तो इसीलिए जो हमारा अर्थ क्रस्ट से जो मेटल जनरली मिलता है वो ऑक्साइड्स के फॉर्म में मिलता है या साल्ट्स के फॉर्म में मिलते हैं, पर वो प्योर मेटल नहीं मिलता है। तो इसीलिए ऐसे एप्लीकेशंस जहाँ पे हमारा इन्वायरमेंट से रिएक्शन कर सकता है हमारा मटेरियल, वहाँ पे हार्श इन्वायरमेंट है, वहाँ पे हम सेरेमिक्स मटेरियल को यूज़ करते हैं, मेटल्स को नहीं यूज़ करते हैं, या फिर पॉलीमर मटेरियल को भी नहीं यूज़ करते। अब मेटल में तो हम लोग जनरली देख लेते हैं रस्ट जो है एक तरह का वो कोरोजन हो जाता है मेटल का। जन एज अ डिसएडवांटेज क्यों है, क्योंकि कोरोजन होने की वजह से हमारे मेटल्स जो हैं या फिर जो भी पार्ट्स बना हुआ है मेटल का, उसका स्ट्रेंथ बहुत ही कम हो जाएगा। तो कोरोजन होने से मेटल का स्ट्रेंथ पे फर्क पड़ता है, उसका डक्टिलिटी पे फर्क पड़ेगा, उसके और भी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है वो भी इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ बहुत हार्श इन्वायरमेंट है, वहाँ पे हम मेटल्स का जनरली यूज अवॉइड करते हैं और वहाँ सेरेमिक्स मटेरियल को यूज में लाते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन एक बहुत ही कॉमन तरह का कोरोजन है, जिसमें क्या होता है कि आयरन यानी लोहे के ऊपर क्या होता है, जंग लग जाता है। वो एयर के कांटेक्ट में और वाटर के कांटेक्ट में जब आता है, यानी मॉइस्चर के कांटेक्ट में, तो वो उस पर जंग लग जाता है और वो कंपोनेंट जो है वो वीक हो जाता है, उसका स्ट्रेंथ जो है कम हो जाता है। वैसे ही पॉलीमर में भी ऐसा नहीं है कि पॉलीमर में तो जंग नहीं लगता है, ऐसा नहीं है। पॉलीमर में जंग तो नहीं लगता है, रस्ट नहीं लगता है, पर और भी अलग टाइप के जो कोरोजन होते हैं वो उनमें देखने को मिलता है। अगर आप, इसीलिए बोला जाता है कि आप प्लास्टिक का कप हो उसमें चाय ना पिए या गर्म पानी ना पिए या गर्म चीज ना रखें। वो क्यों होता है, क्योंकि जो प्लास्टिक का कप है या फिर वो जो कंटेनर है उसमें अगर गर्म चीज रखते हैं तो वो क्या करेगा, वो गर्म चीज में डिजोल्व होने लग जाएगा, थोड़ा प्लास्टिक का अमाउंट उस वाटर में आ जाएगा। हालांकि वैसे तो ज्यादा नहीं दिखेगा, पर कुछ ना कुछ अमाउंट हो सकता है कि उस वाटर में आ जाए, क्योंकि वो कोरोड कर जाएगा। उसका जो सरफेस है जो कांटेक्ट में है गर्म पानी के, वाटर के, वो कोरोड कर जाएगा और थोड़ा सा मटेरियल वहां का निकल जाएगा। तो इसीलिए अवॉइड किया जाता है। तो पॉलीमर मटेरियल भी जो है वैसे इन्वायरमेंट, अगर उनको हार्श इन्वायरमेंट मिलते हैं, गर्म बहुत ही ज़्यादा हीट मिल रहा है या बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है, तो वो क्या कर जाएगा, मटेरियल कोरोजन का प्रॉपर्टी वहाँ पे शो करेगा। या कोई एसिड के इफेक्ट में उसको रखते हैं तो वो कोरोजन का प्रॉपर्टी शो करेगा। तो यानी कि सबसे कम हमारा सेरेमिक्स में कोरोजन देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, यानी वो टॉक्सिसिटी शो करता है या बायोकम्पैटिबिलिटी है उसका या नहीं। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब यही है कि लिविंग थिंग्स के कांटेक्ट में या लिविंग थिंग्स जब उस मटेरियल को यूज कर रहे हैं तो वो मटेरियल उस लिविंग थिंग्स से फ्रेंडली है या उसके लिए टॉक्सिक है, किस तरह का बिहेवियर है उसका लिविंग थिंग्स को लेकर। जैसे कि बहुत सारे सेरेमिक्स मटेरियल हैं वो हमारे बॉडी के अंदर यूज में आते हैं। कैसे आते हैं, बहुत ही कॉमन मटेरियल्स है, जैसे एल्यूमिना हो गया, जिरकोनिया हो गया, कैल्शियम फॉस्फेट है, ग्लास है। ये सारे जो सेरेमिक्स मटेरियल है वो बॉडी के अंदर यूज में आते हैं। आप लोग देखे होंगे, कभी कभी सुने होंगे कि किसी का हड्डी टूट जाता है कहीं पे, तो फिर वहाँ पे ज्वाइंट्स लगते हैं, वहाँ पे ज्वाइंट लगाया जाता है। तो क्या वो आयरन का रॉड का ज्वाइंट थोड़ी लगेगा, वो ऐसे मटेरियल्स का वहाँ पे ज्वाइंट लगेगा जो हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिक ना हो और वहाँ पे काम में आ सकें। उनका कोई भी बॉडी का जो अंदर का इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट में उनका कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो टॉक्सिक की तरह बिहेव ना करे उस बॉडी के लिए। बहुत सारे सर्जरी हैं, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी है या फिर हिप जॉइंट्स के रिप्लेसमेंट का, तो उन सारे सर्जरीज में जो है टाइटेनियम जो मेटल है हमारा वो यूज होता है एज अ हिप सॉकेट। पर सेरेमिक्स का फिर बाद में यूज होने लगा इन सब सर्जरीज में, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग होता है। सेरेमिक्स का एक और भी प्रॉपर्टी है कि वियर कम करते हैं और वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। तो ऐसे मटेरियल जो बॉडी के अंदर यूज हो रहे हैं या बॉडी के लिए वो टॉक्सिक नहीं है, उन सारे मटेरियल्स को हम बोलते हैं कि वो मटेरियल जो है वो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। और उन मटेरियल्स को हम बोलते हैं कि ये बायोकम्पैटिबल मटेरियल्स हैं, मतलब कि लिविंग थिंग्स के साथ साथ वो मटेरियल रह सकते हैं, उनको हार्म नहीं पहुंचाएंगे।
तो आज की डिस्कशन हम यहीं पे रहने देते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इन सारे टॉपिक्स पे तो डिटेल में जितना बात किया जाए उतना कम है। पर हमारा इन सारे प्रॉपर्टीज में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, हमारे जो सिलेबस में वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है। वो प्रॉपर्टीज ऐसा प्रॉपर्टीज है जो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है सब्जेक्ट को पास तो कर लेते हैं, पर वो प्रॉपर्टीज को वो अच्छे से नहीं समझते। जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यानी स्वाम का जब सब्जेक्ट होता है उनमें भी उनको प्रॉब्लम अराइज होने लग जाता है। फिर और भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें अगर स्ट्रेस स्ट्रेन ये सारी बातें, टफनेस हार्डनेस ये सब आता है कहीं पे, अगर आप लैब में भी जाओगे तो हार्डनेस टेस्ट करोगे तो ये सारे जगह पे फिर वो सफर करने लग जाते हैं, उनको कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। जो कि ये छोटी छोटी बातें, यहाँ तक कि मैंने तो देखा प्लेसमेंट में भी लोग बैठते हैं तो वहां पे भी इंटरव्यूअर इन तरह का छोटा चीज पूछ लेता है तो वो एक्सपेक्टेड नहीं रहता उससे, और हार्डनेस टफनेस का उनको प्रॉपर डिफिनेशन क्या होता है नहीं पता होता, डिफरेंस नहीं पता होता है। तो ये एज अ मैकेनिकल इंजीनियर आप लोग के मैकेनिकल प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए भी, और बहुत जगह यूज आएगा भी। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच हमारा ये लेक्चर सुनने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेटल्स को फर्दर क्लासिफाई कैसे करते हैं, फेरस मेटल्स में, नॉन फेरस मेटल्स में, इस तरह से हम लोग फर्दर मेटल्स को क्लासिफाई करेंगे डिटेल में। तो थैंक यू वेरी मच मेरा ये लेक्चर सुनने के लिए। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटी बजाइए, ताकि नेक्स्ट लेक्चर जब भी मैं अपलोड करूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।